हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का चौथा पाठ वस्तुओं के समूह बनाना। और आज हम जिस गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है विलेय और अविलेय। ठीक है ना। अब ये एक अलग गुण है जिसके आधार पे आप वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठोस तथा द्रव पदार्थों के जल में घुलनशील अथवा अघुलनशील होने के आधार पर भी पदार्थों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो विलेय और अविलेय ये वाला जो गुण है इसके आधार पे हम सिर्फ ठोस और द्रव को ही वर्गीकृत कर सकते हैं, गैसेस को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक, अब जो पदार्थ जल में पूर्णतया घुलनशील होते हैं उन्हें हम जल में विलेय कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा चीनी, नमक, ये सारी चीजें जल में आराम से घुल जाती हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? जल में विलेय पदार्थ। ठीक है, जो पदार्थ जल में नहीं घुलते और काफी देर तक विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते उन्हें जल में अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे रेत है, मिट्टी है, आप बहुत देर तक उसे पानी में घोलने की कोशिश करिए, घुलाते रहिए, लेकिन फिर भी वो विलोड़ित करना मतलब क्या होता है? घोलना। ठीक है, तो जब आप ये कोशिश करते रहेंगे तब भी आप देखेंगे कि मिट्टी या रेत जो है वो कभी भी पानी में नहीं घुलती है। ठीक है ना। इसी तरह से उदाहरण यहाँ पर क्या दिया है? चीनी, नमक, चौक पाउडर जल में विलेय है, जबकि लकड़ी का बुरादा जल में अविलेय है। इसी तरह से मिट्टी भी जल में अविलेय होती है। अब देखिए, कुछ द्रव जल में पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं, जल में विलेय या घुलनशील द्रव कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने ठोस की बात करी ना, यहाँ पर नमक, चीनी, चौक पाउडर ये सब ठोस चीजें हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा था? विलेय और अविलेय में हम ठोस और द्रव दोनों पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो द्रव भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, इन्हें जल में विलेय या घुलनशील द्रव कहते हैं। जैसे कि सिरका या नींबू का रस, जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम नींबू मिलाते हैं ना जल में, तो वो पूरी तरह से मिल जाता है। और नींबू का रस जो है वो क्या है? द्रव पदार्थ है। ठीक है, तो वो द्रव पदार्थ जो जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं उन्हें जल में विलेय द्रव कहते हैं। और कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो जल में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते, ये जल में अपनी एक अलग परत बना लेते हैं, इन्हें जल में अविलेय या अघुलनशील द्रव कहते हैं। जैसे सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन, अगर आप इसको पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी अलग से एक परत बनाकर ऊपर से जमा हो जाएंगे, लेकिन उस जल में नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हम उदाहरण में दे सकते हैं, तेल को जब पानी के साथ हम मिलाते हैं तो वो अपनी एक अलग परत बना लेता है, लेकिन पानी के साथ मिश्रित नहीं होता। ठीक इसी तरह से मिट्टी वगैरह जो ठोस पदार्थ हैं और जल में अविलेय है, उन्हें अगर जल में डाला जाए तो वो नीचे से तलिए में बैठ जाते हैं, लेकिन मिश्रित नहीं होते। और दूसरी तरफ चीनी, नमक, ठीक है, इस तरह की चीजें जो जल में डालने पर पूरी तरीके से घुल जाती है उन्हें हम जल में सॉल्युबल या घुलनशील पदार्थ कहते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर चीजों की एक लिस्ट दी गई और आपसे कहा गया कि जल में घुलनशील और अघुलनशील चीजों को अलग अलग करो। तो अब हम क्या करेंगे? दी हुई लिस्ट में से उन चीजों को जो जल में घुल जाती है एक साथ रखेंगे। जैसे नमक है, चीनी है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी जल में घुलनशील होती है, जबकि हमने यहाँ पर वैसे कहा था कि हम गैसीय पदार्थों को घुलनशील और अघुलनशील चीजों में नहीं रखेंगे, पर ऑक्सीजन गैस को यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ऑक्सीजन एक तो जीवनदायिनी गैस है और इसी की वजह से जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी की वजह से जल में रहने वाले जीव जो है वो सांस ले पाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन गैस को यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, फिर विनेगर है, विनेगर माने सिरका। ठीक है, तो ये सारे पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं। दूसरी तरफ आटा है, तेल है, ठीक है, रेत है, पत्थर है, ये सारे पदार्थ जो हैं वो जल में अघुलनशील या इनसॉल्युबल होते हैं। फ्लोर माने आटा, ऑयल माने तेल, सैंड हो गया रेत और स्टोन हो गया पत्थर। ठीक है, तो इस लिस्ट के आधार पर हम आराम से समझ सकते हैं कि किस आधार पे हम जल में घुलनशील और अघुलनशील चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये गुण हमने पढ़ा जल में घुलनशील और अघुलनशील होने का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पदार्थ के एक नए गुण के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।